अवनी लाल कपड़ों में उस जगह पहुंचती है जहां चारों ओर खूब अंधेरा था। अविनाश, अब बस भी करो, ऐसा सरप्राइज मुझे थोड़ा डरा देते हैं। और अवनी थोड़ा अंदर चलती है, तभी अचानक से उस जगह एक अजीब सी हलचल होती है और चारों ओर रोशनी जलती है। अवनी देखती है कि वहां किसी की मौत हो रखी थी और सब लोग सफेद कपड़ों में बैठकर रो रहे थे। वहां अचानक से अवनी को लाल कपड़ों में देख सब उसे घूर कर देखते हैं। अवनी ये देख घबरा जाती है। वो बाबा, लाइट चली गई थी, अभी मैं ठीक करके आया हूँ। अरे ये बदतमीज लड़की कौन है, ऐसे दुख के अवसर पर रंगीन कपड़े पहन कर आई है। और सब लोग अवनी को वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। अवनी सड़क पर पड़ी रो रही थी। तभी वहां से अविनाश की गाड़ी जाती है और वह अवनी को देख हंसता है। अरे रे, वो देखो, मेरे प्यार में अवनी तो जमीन पर पड़ी है। अरे इतना भी नहीं गिरते हैं प्यार में अवनी, चलो खड़ी हो जाओ। और अविनाश हंसता हुआ वहां से चला जाता है। अवनी अविनाश को बस घूर कर ही देखे जा रही थी। तभी दूर खड़े अर्णव को अवनी को यूं तकलीफ में देखकर बड़ी तकलीफ होती है। तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? जैसे ही अर्णव अवनी को छूता हुआ उसे उठाने लगता है, अवनी उल्टा उसे ही धकेल देती है और अर्णव के सिर पर चोट लग जाती है। आह माँ! मगर अवनी एक बार भी पलटकर अर्णव की ओर नहीं देखती। सड़क पर लड़की देखी नहीं कि तुरंत आ जाते हैं फायदा उठाने। और अविनाश, तुम्हें तो एक दिन मैं हासिल करके ही रहूंगी। अवनी वहां से चढ़कर चली जाती है। अर्णव वहीं बैठकर रो रहा था। मेरी क्या गलती अवनी? अगर मेरे इस लाल खून में गरीबी के छींटे हैं तो मैं कहाँ से लाऊं बड़ी गाड़ी, बड़े तोहफे जो तुम मेरी ओर देख सको। मगर एक दिन तुम जरूर देखोगी मेरी ओर, जरूर। बेचारा अर्णव रोता हुआ वहां से चला जाता है। 3 दिशाओं में जा रहे इन 3 लोगों को नियति कहाँ मिलाएगी ये कोई भी नहीं जानता था। अवनी जो अविनाश के प्यार में पागल थी, वहीं अविनाश जो बस अपने मजे के लिए हर किसी को बस खिलौना ही समझ रहा था। वहीं अर्णव जो अवनी से सच्चा प्रेम करता था। मगर तीनों का मिलन असंभव सा था। अर्णव अपने घर लौटता है और अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ा होकर अपने खून के हाथ उसकी तस्वीर पर लगाता है। माँ, तू चाहती थी ना कि अपनी जैसी लड़की इस घर में तेरी बहू बनकर आए, तो एक दिन मैं ऐसा जरूर करके दिखाऊंगा माँ, और तब तेरी तस्वीर के आगे मैं नहीं अवनी दिया जलाएगी। उधर अवनी अपने बाबा के पास जाती है। डैड, मुझे शादी करनी है। ये सुनते ही राज हंस देता है। इस बुढ़ापे में शादी करके कहाँ जाएगी दीदी? इधर ही घर में पड़ी रहे, कम से कम तेरी सैलरी से मेरी तो ऐश होगी। अवनी राज की बचकानी बातों से और अधिक चिढ़ती है। राज के बच्चे, एक बार अगर उससे शादी हो गई ना, तब तो फिर इतना पैसा मिल जाएगा कि तुझे बस ऐश ही ऐश करनी होगी। ये सुनते ही अवनी के डैड निरंजन अवनी के जोरदार तमाचा लगा देते हैं। तो तू क्या पैसों की वजह से शादी करना चाहती है अवनी? बेटा, तुझे ये हमने तो नहीं सिखाया है कि इस ट्रैक पर जा रही है तू। आज उस अविनाश की वजह से मेरे मॉम डैड तक मुझे इतनी गलत नजर से देख रहे हैं। और अवनी रोते हुए कमरे में चली जाती है। कुछ दिन में निरंजन उसके पास आता है। अवनी, मेरी बिटिया नाराज हो गई क्या डैड की बात से? हाँ, हो गई नाराज। आप लोगों ने मेरी बात सुने बिना ही मुझे कितना भला बुरा कहा कि मैं आपको लालची लगती हूँ। ना मेरी परी बिटिया, तू तो मेरी बेटी नहीं बेटा है। तुझसे तो जो शादी करेगा वो खुद ही चैन पाएगा। चल मुझे बता क्या बात है। डैड, मुझे किसी से प्यार है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। कौन है वो? अविनाश। अविनाश? कौन अविनाश? डैड, सुजीत रॉय का बेटा अविनाश रॉय, जो बड़ी कंपनियों के मालिक हैं। ये नाम सुनते ही निरंजन कांप जाता है। क्या? सुजीत राय का बेटा? मगर वो तो एक नंबर का बदमाश और आवारा है। नहीं डैड, प्लीज आप मेरी खातिर उनके घर रिश्ता भेजिए ना। मैं जानती हूँ अविनाश कभी मना नहीं करेगा। एक बेटी की जिद के आगे बाप हार मानकर खुद ही अपनी बेटी का रिश्ता लेकर अविनाश की बिल्डिंग के बाहर जाता है, जहाँ पहले से ही काफी लोग लाइन में लगकर इंतजार कर रहे थे। मुझे अंदर जाने दें। काम क्या है? रिश्ता लेकर आया हूँ। अरे भाई, यहाँ किसी पंडित वंडित की जरूरत नहीं है, जाओ कहीं और जाकर अपनी दुकान लगा। और गार्ड निरंजन को धकेल देता है। ये देख निरंजन को क्रोध आ जाता है और वह जबरदस्ती घर के अंदर घुसने लगता है। तभी वह देखता है कि अविनाश का बाप सुजीत सामने सोफे पर बैठा होता है। ये कौन बदतमीज अंदर घुसा जा रहा है? सर, मैं निरंजन सिंह हूँ। मैं आपके यहाँ अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ। ये सुनते ही सुजीत की तो हंसी ही फूट पड़ती है। एक मिनट,
रिश्ता? मगर किसके लिए? सर बेशक आपके बेटे के लिए ही लाऊंगा ना, और यहाँ कौन है? हाँ, अरे हम भी हैं कतार में, लाओ तस्वीर दिखाओ। अगर पसंद आ गई तो तुम्हारी बेटी को तो हम ही अपनाकर अविनाश की सौतेली माँ भी तो बना सकते हैं। दोनों ही केस में आएगी तो इसी घर में। ये सुनते ही निरंजन का खून आग की तरह खौल जाता है। सर ये आप कैसी बदतमीजी कर रहे हैं? उधर अपनी कमरे में बेचैन सी होकर इधर उधर चक्कर लगा रही थी कि तभी उसने अपने पीछे खड़ा अविनाश नजर आता है, जो जोर से उसके बाल खींचता है। आह अविनाश, बस भी करो, थकते नहीं हो क्या तुम मुझे तंग करते हुए? अरे डैड गए हैं ना रिश्ते की बात करने, इतने भी क्यों बेचैन हो रहे हो तुम? और अवनी के ख्यालों से निकला अविनाश ओझल हो जाता है। ये देख अवनी शर्मा जाती है। चिल्ला मत निरंजन, तू अपनी औकात जानता भी है क्या? सिंह लोग राय खानदान की बराबरी करने लगे हैं। गार्ड्स, इस भिखारी को अंदर किसने आने दिया? अरे जाता हो, ये तो मेरी पागल बेटी ने ही जिद की थी, तब मैं इस घमंडी आदमी के सामने आया, वरना मेरी बेटी तो क्या, मैं उसकी परछाई भी इस घर में नहीं पड़ने दूंगा। हाँ। निरंजन अपनी बेइज्जती करवाकर वहां से चला जाता है। सुजीत का भी दिमाग खराब हो गया था। अविनाश कैसे नालायक काम कर रहा है तू? तुझे कोई हमारे बराबर की लड़की नहीं मिली थी क्या? अविनाश अपने पिता से बहुत डरता था। वह नजर झुका लेता है। आई एम सॉरी डैड, आई विल हैंडल दिस। अविनाश घर से बाहर निकल रहा था, तभी उसे देखते ही सब लोग हंसते हैं। अगर इसी की बेटी से शादी करनी थी तो हमारी बेटी में क्या कमी थी? आखिर इससे तो ज्यादा ही पैसे हैं हमारे पास। अरे भाई, दिलाया गरीब पर तो अमीर क्या चीज है? या फिर कहीं राय जी के बेटे ने तो कोई मुंह तो काला नहीं कर? अविनाश जैसे जैसे आगे चल रहा था, उसे ऐसे ही ताने मिलते जा रहे थे। तभी वह पलटकर देखता है तो उसके बाप सुजीत का चेहरा पूरा उतरा हुआ था। अवनी, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। निरंजन अपने घर के बाहर गाड़ी रोककर लौटता है। तभी अवनी उसे खिड़की में से देखती है और सीढ़ियों में से ही अपने पिता को आता देखती है। बस कुछ देर में डैड मेरे लिए खुशखबरी लेकर आएंगे और फिर मैं और अविनाश। आई एम सो हैप्पी। तभी अवनी को अविनाश फिर से नजर आता है। रहा नहीं जा रहा ना तुमसे, तुम फिर आ गए ना? ना, नहीं रहा जा रहा। अच्छा जी, मगर थोड़ा इंतजार तो करना ही होगा ना अविनाश बाबू। डैड अभी बस तुम्हारे घर से खुशखबरी लेकर ही लौटे हैं। एक बार वो मॉम से डिस्कस कर लें, फिर वो मुझे भी बताएंगे और मैं तुम्हें बताऊंगी। अविनाश मुस्कुराता हुआ अवनी के करीब आता है और उसके कांधों को जकड़ता है। ये देख अवनी आहें भरती है। तभी अविनाश अवनी की गर्दन को चूमता है। अविनाश, नहीं, अभी नहीं, अभी शादी में वक्त है ना? शादी में वक्त है तो क्या हुआ, पर हम सुहागरात तो अभी मना सकते हैं ना? हट, तुम तो ख्यालों में भी तंग करना नहीं छोड़ोगी मुझे। अवनी मस्त होकर झूम रही थी कि तभी अविनाश पीछे से आकर उसके बाल जोर से खींचकर उसे अपनी ओर घुमाता है। अवनी को असल में बहुत दर्द हो रहा था। वह अविनाश को थप्पड़ भी लगाती है, मगर अविनाश उसके बाल नहीं छोड़ता। अविनाश छोड़ो मुझे, अब मुझे सचमुच दर्द हो रहा है यार। मगर अविनाश और जोर से उसके बाल खींचता है। आह आह आह। तभी अपनी दर्द में बिलखती हुई अविनाश के हाथ पर दांत से जोर से काटती है, इतना जोर से कि अविनाश को खून आने लगता है। ये देख अवनी चौंक कर दूर हटती है। खून? यानी कि तुम ख्याल नहीं, सच में हो अविनाश? हाँ, मैं सच में हूँ। और एक बात अपने इस भेजे में घुसा लो कि तुम ख्वाब और हकीकत दोनों में ही मुझे हासिल नहीं कर सकोगी। अवनी सदमे में थी कि अचानक निरंजन वहां आ जाता है और अविनाश को अवनी के कमरे में देखकर उसके थप्पड़ लगा देता है। मेरी बेटी के कमरे में घुसते हुए तुझे शर्म नहीं आई नीच? क्या यही तेरे बिगड़ल बाप ने सिखाया है तुझे? अपने बाप के बारे में सुनते ही अविनाश को भी गुस्सा आ जाता है और वो निरंजन का हाथ पकड़ लेता है। इससे शादी करना चाहती थी ना तू अवनी, जिसके बाप ने आज मुझे इतना जलील किया कि मेरा घर लौटना मुश्किल हो गया था। जलील तो मेरे डैड हुए हैं, तुम सबकी वजह से। शादी करनी थी ना अवनी तुम्हें, शादी होगी और मुझसे ही होगी। कोई रोक कर दिखा सके तो रोक कर दिखा देना। अंजना और निरंजन एकदम डर गए थे। मगर ये याद रखना, शादी मुझसे होगी मगर पत्नी तू मेरी ना होगी। प्यार तुझे मुझसे होगा मगर बदले में मुझसे प्यार नहीं मिलेगा। तू बहू और पत्नी जैसे शब्द सुनने के लिए तड़प जाएगी अवनी। बोल, चाहती है अब भी ऐसी शादी? अवनी के मन में पल रहा सारा प्यार का भूत अब गायब हो गया था और तभी वह अपने लाचार माँ बाप का चेहरा देखती है। उसे देख वह अविनाश के आगे हाथ जोड़ती है। हो गई शादी, ले लिए फेरे,
अब तुम जाओ यहां से, प्लीज चले जाओ। अविनाश भड़क कर चला तो गया था। सारा माहौल शांत हो चुका था। निरंजन और अंजना भी अपने कमरे में चले गए थे। मगर शांति तो हर तूफान से पहले भी होती है। उस रात भी खिड़की के बाहर एक भयंकर तूफान आया था। दूर किसी अंधेरे खंडर में जल रही आग के पास बैठा एक पंडित कुछ मंत्र जाप कर रहा था। जमीन पर घुंघरू सजी पायल वाले पांव छन छन करते चल रहे थे और मंडप में खड़ा था एक दूल्हा। अगले दिन अवनी की आंख खुलती है और वह देखती है अवनी दुल्हन के जोड़े में थी, जिसकी मांग से सिंदूर सजा था। मांग सजी थी, मगर क्या वह दुल्हन बनी थी? शादी तो हो गई थी, मगर क्या वह किसी की पत्नी बनी थी? आखिर इश्क की इस दास्तां में एक ऐसा खेल है कि सब एक दूसरे से नफरत में तो कभी इश्क में मरे जा रहे हैं। जानने के लिए देखते रहिए हमारी एकदम नई और अलग कहानी इश्क में मर जामा केवल लव सिटी पर। हेलो दोस्तों, याद कर रहे हो या नहीं हमें? पर श्लोक, मैं तो चाहती हूँ कि ये हमें बिल्कुल भी याद ना करें। अरे याद नहीं करेंगे तभी तो नई कहानी से दिल लगाएंगे ना। और अभी के लिए बाकी कहानियों से भी अधिक प्यार दें इस नई कहानी इश्क में मर जावा को। देखो, दोनों कहानियों में इश्क यानी प्यार तो खूब है, तो आप सब भी हम पर प्यार कब लुटाओगे? अरे जल्दी करो भाई, कभी ये कहानी भी जल्दी खत्म ना हो जाए। कीप वॉचिंग यू गाइज। गीत एंड श्लोक ऑलवेज लव यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।